व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि किसने दी? इसके जनक कौन है? तो श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने पहली बार इस विधि का उपयोग दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया था। भंडारकर के नाम से इस कारण यह विधि भंडारकर विधि कहलाती है। व्याकरण अनुवाद विधि मतलब व्याकरण का ज्ञान करवाने के लिए अपन उस लैंग्वेज का अनुवाद करते हैं, जिसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। इसके जनक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, इसलिए इस विधि को अपन भंडारकर विधि भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा में अपन को ग्रामर का ज्ञान करवाना है, तो उसके लिए अपन को इंग्लिश का अनुवाद करके फिर भाषा को समझाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद करता है तथा फिर व्याकरण ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ठीक प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास करता है। भारत में उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषा को सिखाते समय इसका उपयोग करते हैं। हर्बटी विधि। हर्बट द्वारा दी गई यह विधि वर्तमान में पाठ योजना बनाने के लिए विशेष रूप से काम में ली जाती है। इसमें कुल 5 पद होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हर्बट विधि का उपयोग काय के लिए करते हैं? तो पाठ योजना बनाने के लिए। और हर्बट विधि का अपन को क्रम याद रखना है। इसे पंचपदी क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें 5 पद होते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। शॉर्टकट याद करने की ट्रिक। PPTSP। P से प्रस्तावना, P से प्रस्तुतिकरण, T से तुलना, S से सामान्यीकरण, P से प्रयोग। हर्बट की पंचपदी का उपयोग शिक्षण कार्य को रोचक एवं नियंत्रित बनाता है। तो इसमें यह बात ध्यान रखना है कि हर्बट विधि किसने दी? तो हर्बट द्वारा। हर्बट की विधि में कितने पद है? 5 पद। इन 5 पद का अपन को नाम याद रखना है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। व्यतिरेक विधि या तुलना विधि किसे कहते हैं? जब बालक को एक भाषा का ज्ञान पहले से ही होता है तथा उसे अन्य भाषा का ज्ञान करवाया जाता है, तो दोनों भाषाओं के ज्ञान विषय वस्तु में तुलनात्मक अध्ययन करवाते हुए इसके द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि दोनों भाषाओं में क्या समानता है और क्या असमानता है। इसे व्यतिरेक विधि कहते हैं। व्यतिरेक विधि मतलब 2 भाषाओं की तुलना करके समझाते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की तुलना करके समझा रहे कि हिंदी में संज्ञा और संस्कृत की संज्ञा समान होती है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार भाषा का ज्ञान करवाया जाता है व्यतिरेक विधि में तुलना करके। पेस्टोलॉजी विधि। 18वीं शताब्दी के इस विद्वान ने जो विचार, उसके अनुसार छोटी कक्षाओं के बालकों को जब वर्णमाला लिखवाते हैं तो वे नहीं लिख पाते हैं, परंतु उनमें आड़ी तिरछी लाइनें बनाने या गोले बनाने का स्वभाव पाया जाता है और उनके उसी स्वभाव के आधार पर उनसे वर्ण आदि लिखवाए जाते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। यानी कि पेस्टोलॉजी विधि क्या होती है? पेस्टोलॉजी कि उसमें बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है।
आड़े तिरछे ऐसे अक्षर खींच के और उसको बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान करवा जाता है। तो इस विधि को पेस्टोलॉजी विधि कहते हैं। जैसे पेस्टोलॉजी विधि के जनक पेस्टोलॉजी है नाम से। जैसे अपन को क अक्षर लिखना है, सबसे पहले ऊपर का डंडा खींचा, फिर खड़ा डंडा खींचा, फिर सी, फिर उल्टा सी। तो इस प्रकार क अक्षर का निर्माण किया। तो वर्णमाला बनाने के लिए पेस्टोलॉजी विधि का उपयोग किया जाता है। द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि क्या होती है? जब दो भाषाओं को मिलाकर भावात्मक रूप से सिखाने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ द्विभाषा विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे दो भाषाओं का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे पहले हिंदी में बता दिया लो आम, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक मैंगो। फिर आधा हिंदी का वर्ड लेंगे, आधा इंग्लिश का, लो मैंगो। फिर इंग्लिश का लेंगे टेक आम। तो पहली बार बच्चे को पता चला कि लो मैंगो, यानी लो हिंदी में पता चल गया कि टेक को लो बोलते हैं और मैंगो इंग्लिश में आम को बोलते हैं। तो इस प्रकार दो भाषाओं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान करवाया जाता है, तो उसे द्विभाषी विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग दो भाषीय भी करता है। जब श्रोता एवं वक्ता की भाषा में अंतर होता है तो यह एक दो भाषीय व्यक्ति उनके बीच भाषा का अनुवादक का कार्य करता है। यानी दो भाषाओं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान करवाना द्विभाषी विधि कहलाती है। प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को मिटाने के लिए प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत की गई। व्याकरण अनुवाद विधि में बच्चों को भाषा का ज्ञान करवाने के लिए उसमें हिंदी जैसे उसकी मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा का ज्ञान करवाना है तो पहले उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद बताएंगे या मातृभाषा के माध्यम से सिखाएंगे। तो प्रत्यक्ष विधि ने इस बात का विरोध किया कि बच्चों को अपन मातृभाषा का उपयोग कराए बिना ही डायरेक्ट भाषा का ज्ञान करवाना। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को मिटाने के लिए प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत फ्रांस में 1901 ईस्वी में हुई। इस विधि के अनुसार बालक के सामने किसी अन्य भाषा के शब्दों को स्पष्ट करने के लिए उनका मातृभाषा में अर्थ बताने के स्थान पर उनसे संबंधित वस्तु दिखाई जाती। जैसे अपन को एप्पल, सेब फल का ज्ञान करवाना है बच्चों को, तो सेब फल बच्चों के सामने रख दिया, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल। इसमें तो प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट वस्तु को सामने दिखाई जाती है और इसमें मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता। ये दो बातें ध्यान रखनी कि प्रत्यक्ष विधि में वस्तु डायरेक्ट सामने दिखाई जाती है और मातृभाषा का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष रूप में रख दिया जाता है तथा बालक प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते समय मातृभाषा का प्रयोग निषेध होता है, यानी कि इसमें मातृभाषा का उपयोग नहीं करते। जैसे एप्पल इंग्लिश में अपन सिखा रहे एप्पल, तो एप्पल का डायरेक्ट फोटो दिखा दो। बॉल सिखा रहे गेंद, तो डायरेक्ट बॉल का फोटो दिखा दो। तो इस प्रकार डायरेक्ट वस्तुओं के माध्यम से दिखाकर ज्ञान करवाना ही प्रत्यक्ष विधि है। दल शिक्षण विधि। यह विधि अमेरिका में विकसित की गई है। इस विधि में शिक्षकों को दल होता है जो सबसे पहले विषय वस्तु की बेहतर तैयारी के साथ कक्ष में उपस्थित होता है तथा विशिष्ट रूप से मिलजुल कर बालकों का मार्गदर्शन करते हैं। तो दल शिक्षण विधि क्या होती है कि बहुत सारे विषय यानी बहुत सारे शिक्षक मिलकर एक ही सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं क्लास में होकर और उस विषय की तैयारी करवाते हैं। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दल शिक्षण विधि में
बहुत सारे एक ही विषय के शिक्षक होते हैं और वह उस विषय से संबंधित कक्षा में आकर ज्ञान करवाते हैं, तो उसे दल शिक्षण विधि कहते हैं। जेपी पुरोहित ने दल शिक्षण के बारे में क्या कहा? दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि मतलब इस विधि के माध्यम से सब शिक्षक मिलकर उस विषय वस्तु को समझाते हैं और फिर देखते हैं कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये दल शिक्षण विधि है। दल शिक्षण के सोपान: योजना बनाना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। पाठ्यपुस्तक विधि: यह विधि एक परंपरागत विधि है। इस विधि का उपयोग सुकरात के काल से लेकर आज तक विधिवत होता रहा है। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम स्वयं पुस्तक खोलता है तथा प्रत्येक बालक को इसका निर्देश देता है। उसके बाद संबंधित पाठ का थोड़ा थोड़ा अंश एक एक बालक से पढ़वाता है एवं स्वयं उसके बारे में समझाता रहता है। इस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। इस विधि का उपयोग करते समय प्रत्येक अगले बालक को संबोधित करते हुए अब तू पढ़, तू बोलने के कारण इस विधि को तू पढ़ विधि कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि पाठ्यपुस्तक विधि में शिक्षक पाठ खोलता है और उस पाठ से संबंधित विषय वस्तु को थोड़ा थोड़ा सब बच्चों में बांट देता है कि इतना पाठ तेरे को पढ़ना है, अगले वाला पार्ट इतना पढ़ना तुम्हें, अगले वाला पार्ट नेक्स्ट बच्चे को पढ़ना है। तो इस प्रकार से एक स्टेप बाय स्टेप एक एक बालक का नंबर आता जाता है और वह पाठ्यपुस्तक में पाठ पढ़ता है। तो इसलिए इसे पाठ्यपुस्तक विधि कहते हैं। गुण व दोष: पाठ्यक्रम समय पे पूरा, बालकों में उच्चारण का विकास, बालकों को याद करने एवं गृह कार्य करने में मदद मिलती। तो सही बात है, बालक खुद पढ़ेगा पाठ्यपुस्तक तो बालकों के उच्चारण का भी विकास होगा। बालक खुद पाठ्यपुस्तक पढ़ेगा तो उसको याद करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी और घर जाकर गृह कार्य होमवर्क भी आसानी से कर लेगा। दोष: बालकों को रटन का दोष पैदा होता है, नकल करने की आदत पड़ती है, तर्क व चिंतन का विकास संभव नहीं होता है। समवाय विधि: समवाय से अभिप्राय वातावरण की मिले जुले ज्ञान एवं व्यवहार से, यानी हमारा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, व्यावसायिक वातावरण जो कि हमें एक दिशा देता है। यहाँ भाषा शिक्षण में गद्य, पद्य, व्याकरण एवं भाषा के अन्य सभी पक्षों को मिला जुलाकर व्यवहारिक समवाय कहलाता है। समवाय यानी सभी विषय वस्तुओं को मिलाकर और बच्चे को ज्ञान प्रदान करना समवाय विधि कहलाती है। समवाय का मतलब मिलाकर सभी विषय वस्तु